रेख्ता फाउंडेशन का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ जाने माने सिनेमाटोग्राफ़र राफ़े महमूद। राफ़े महमूद, जाने माने सिनेमाटोग्राफ़र राफ़े महमूद 2021 में आई फिल्म पगलैट के सिनेमाटोग्राफ़र थे राफ़े महमूद। संध्या बिटिया चाहे तो सेकंड मैरिज कर सकती है। बस मम्मी कितना रोगी। अम्मा हम चाय नहीं पियेंगे, एक पेप्सी मंगवा दीजिए। सबको लगा हम पगला गए। जब लड़की लोग को अकल आती है ना तो सब उन्हें पगलैट ही कहते। शादी करेंगी हमसे? दिल्ली में पैदा हुए राफ़े महमूद का बचपन इलाहाबाद में बीता। वहीं से अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद राफ़े महमूद ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए किया। कैमरे में उनकी दिलचस्पी राफ़े महमूद को जामिया मिलिया इस्लामिया से मास कम्युनिकेशन करने के लिए वापस दिल्ली ले आई। दिल्ली के बाद राफ़े महमूद ने पुणे का रुख किया, जहां FTII से पढ़कर उन्होंने सिनेमेटोग्राफी में महारत हासिल की। राफ़े महमूद ने अपना करियर 1997 की फिल्म प्राइवेट डिटेक्टिव 2+2+1 से शुरू किया। इसके बाद राफ़े महमूद मेन स्ट्रीम फिल्मों की तरफ आ गए, जहां उन्होंने रघु रोमियो, हासिल, मिथ्या और फैट्सो जैसी फिल्में शूट की। अब दिमाग खराब कर रखा है। अगला अगर शेर गूंगा हुआ तो क्या करेंगे फिर? बोलेगा। बंदा मार दो तुम अनुभव के चक्कर में। अपनी आंखों देखी पे यकीन ना करें, दूसरे जो कहें उसको मान लें। आप पूछ रही हो ना क्या दिक्कत है? यही दिक्कत है। बड़ा याद करते हैं तुमको। आ जाना ना घर। हाँ आऊंगा। अच्छा भाभी, इन्हें बोलने की बीमारी हो गई है, ये निठल्ले आ जाते हैं और ये बड़बड़ किए रहते हैं। हाँ, आज से बोलोगे ही नहीं। फिल्मों में 2 दशक से ज्यादा काम करने के बाद राफ़े महमूद आज एक कामयाब सिनेमेटोग्राफर हैं। कॉरपोरेट और विज्ञापन फिल्मों में भी वो उसी दक्षता से काम करते हैं। बायोस्कोप वाला और आंखों देखी जैसी फिल्मों में उनकी सिनेमेटोग्राफी का खास अंदाज देखा जा सकता है। छोटी सी थी मैं जब मैं उसके बायोस्कोप से मिली। उसने मुझे कहानियों की दुनिया दिखाई, कहानियां बनाना सिखाया। उस बायोस्कोप में मेरी जिंदगी थी। पता नहीं ऐसा क्या था उस बायोस्कोप में कि उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल दी। I'll put every waking moment trying to find out what happened to the man who was such an important part of my life. बहुत बहुत स्वागत है राफ़े साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको राफ़े बोलूं कि मैं राफ़े महमूद बोलूं कि राफ़े भाई बोलूं? आपको जो कहे सब बोलते रहे। जो जिस वक्त आपके काम के दोस्तों के बीच आप किस नाम से मुझे जनरली राफ़े ही बोलते हैं। राफ़े। हाँ, तो राफ़े महमूद थोड़ा सा लंबा हो जाता है। हाँ। और क्योंकि अभी थोड़ा अब ज़ईफ़ हो रहे हैं, 55 साल के हो गए, तो राफ़े सर भी बहुत सुनाई देता है। जी हाँ, लेकिन आप राफ़े सर ना बोलें, आप राफ़े ही बोलें। राफ़े आप हमारे लिए राफ़े भाई हो गए। तो मेरा ख्याल है कि आप पैदा इलाहाबाद में हुए। जी, एक्चुअली पैदा दिल्ली में हुए, लेकिन मैं 1 साल की उम्र से इलाहाबाद में रहा और स्कूलिंग भी वहाँ पे हुई और यूनिवर्सिटी भी वहीं से किया। मैंने BA इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही किया। तो मतलब आई कंसिडर दैट कि मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। तो अगर थोड़ा शुरुआती बरसों पर नज़र डालकर हमको आप ये बताइए कि कैसे कैसे फिर आप आखिरकार FTI चले गए होंगे, यानी ये आपने सोचा होगा कि सिनेमेटोग्राफी कोई फील्ड हो सकती है जिसमें आप स्पेशलाइज करेंगे। तो ये अगर शुरुआती बरसों को थोड़ा समझें कि किस तरह का आपका घर है, परिवार है, एनवायरनमेंट है। नहीं, ऐसा कुछ मेरे ख्याल में कोई ऐसा एम्बिशन या कोई ऐसी भी ज़रा भी प्लानिंग नहीं थी कि FTI जा सकते हैं। तो ये तो एक अपने आप से एक रास्ता बनता चला गया। जैसे अमूमन नौजवान होते हैं कि किसी नौकरी की तलाश में निकलते हैं,
उस ज़रिए से ही मेरा रास्ता मेरे ख्याल में बीए के बाद एफटीआई तक बन गया। लेकिन इलाहाबाद में फिर भी कि वो रास्ता क्यों बना कि मैं एफटीआई पहुंचा, उसका एक ज़रूर कोई उसकी बुनियाद होगी। और मेरे फादर को ऐसा बहुत शौक़ था फिल्मों वगैरह का, सभी लोगों को शौक़ होता है, तो फिल्में ले जाके दिखाना, इलाहाबाद में भी फिल्म में देखने का काफ़ी कल्चर था कि संडे को जाके इंग्लिश पिक्चर देखो, तो वो सब था। काफ़ी एक लिबरल माहौल था उस वक्त इलाहाबाद में, तो शायद उसका भी असर रहा हो। और तो मेरे ख्याल में उन सब चीज़ों का असर था कि मैंने बीए किया, बीए के बाद कुछ करना था, उसके लिए मैंने मास कम्युनिकेशन ज्वाइन किया जामिया में। फिर मुझे लगा कि ये फ़ोटोग्राफी में मेरा शौक़ है और ये लाइटिंग और कैमरा वर्क और कैमरा मूवमेंट में मेरा बहुत शौक़ है, तो मैंने एफटीआई में अप्लाई कर दिया था। और 1 साल जामिया का मास कम्युनिकेशन करने के बाद मैं वहाँ चला गया। तो वैसे आपके फादर क्या करते रहे? मेरे फादर एक त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स करके इलाहाबाद में एक कंपनी है, नैनी में जो, जी, तो उसमें इंजीनियर थे। ही रिटायर्ड एज अ जनरल मैनेजर इन 1990 आई थिंक। और मेरी मदर भी डॉक्टर थी, वो भी प्रैक्टिस करती थी, कम करती थी क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे थे, तो एंड ग्रेजुअली शी लेफ्ट। बट हम लोग तो फादर तो जीएम थे और काफ़ी घूमते थे, हम लोगों को भी बहुत घुमाते थे, तो वी गॉट अ गुड, आई थिंक वी गॉट अ वेरी गुड एक्सपोजर ऑफ दैट इंडिया, यू नो, इन दोज डेज। और आप लोग कितने भाई बहन हैं? एक मेरी छोटी सिस्टर है। तो आपने किया, आप कह रहे हैं बीए किया, जी हाँ। और उसके बाद फिर आप आ गए थे जामिया के जो मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर, तब वो कहा जाता था, जो आज एजे किदवई। जी। हाँ, तो फिर आप ने जामिया से पढ़ाई आगे पूरी नहीं मैं की? बताना चाहता हूँ, मतलब जामिया में भी जैसे मैं कह रहा था कि बीए जब किया तो इलाहाबाद में आर्ट्स होता, तब ऑनर्स तो होता नहीं था, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में किया कि शायद आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे या एमबीए कर लेंगे। एक वो होता है कि कुछ भी यू वांट टू गो एंड गेट अ जॉब। लेकिन मैं जामिया इसलिए चला गया क्योंकि एक्चुअली किसी वेकेशन पे गए थे हम लोग दिल्ली, तो ये इस कोर्स के बारे में पता चला, और उसमें एक ये अहम बात थी कि उसमें 300 रुपये किदवाई साहब ने स्टाइपेंड रखा हुआ था, और बहुत अच्छा इक्विपमेंट कनाडा से आया था। दिस वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मास कम्युनिकेशन कोर्स जो शुरू किया गया था, क्योंकि उस वक्त इंडिया में टेलीविज़न को, दूरदर्शन को बढ़ाया जा रहा था, और मास कम्युनिकेशन एजुकेशन जो एक दोपहर को भी जो प्रोग्राम आता था वो भी बढ़ाया जा रहा था, तो टेलीविज़न वॉज स्प्रेडिंग, तो एक बड़ा अच्छा ये कोर्स शुरू हुआ था। और एडमिशन वॉज ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट, तो क्योंकि जो थोड़ी बहुत जो आईएएस की तैयारी थी, जो आईएएस के लिए शायद वो मतलब हाँ वो काम आ गई, आईएएस के लिए वो शायद इतनी काम नहीं आती क्योंकि आईएएस में बहुत पढ़ाई करनी होती, लेकिन इसके लिए वो काम आ गई, तो वहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया। एंड दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वो 1 साल जो वहाँ पे गुजारा, सिर्फ 1 साल एमए किया, तो बहुत मेरे लिए वो अहम था वो 1 साल दिल्ली में, क्योंकि जो भी बोले इलाहाबाद इज़ रिलेटिवली अ स्मॉलर टाउन, तो दिल्ली में मास कम्युनिकेशन कोर्स, और उसमें जो टीचर्स थे और इंटरनेशनल स्टाफ भी था, कनाडा से बहुत टीचर्स आए हुए थे, और काफ़ी लोगों को वो बुलाते थे किदवाई साहब, जैसे सत्यू साहब गरम हवा लेके आए, मीरा नायर ने कोई अपनी फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री बनाई थी वो आई, तो बहुत लोगों से उस दौरान मुलाकात और उनसे सीखने को मिला वहाँ पे, और एक पॉलिटिकल अवेयरनेस भी दिल्ली में बहुत बढ़ गई, तो उस सब का बहुत फ़ायदा हो। एंड आई कंसिडर दैट 1 year एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। उसके बाद ज़रूर मैं एफटीआई चला गया, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट था जामिया का कोर्स, और मुझे लगता है वो बहुत अच्छा कोर्स है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। मैं काफ़ी क्लोज हूँ, अभी भी जाता हूँ पढ़ाने वहाँ। जी। अच्छा, तो इलाहाबाद में जैसा कि आपने कहा कि आपके फादर एक ऐसे काम में थे जहाँ ट्रैवलिंग भी जिसमें बहुत इन्वॉल्व थी, अलग अलग जगहों पर आपका रहना हुआ, लेकिन जैसा कि जिस तरह का लिबरल माहौल अपने घर में आप बता रहे हैं, किन फिल्मों की आपको शुरुआत में याद आती है जो पेरेंट्स के साथ भी देखी होंगी, फिर अकेले भी देखी होंगी? वो शुरुआती फिल्में कौन सी होंगी? बड़ी अजीब सी बात है, मतलब कुछ तो फिल्में ऐसी होती हैं जो सब लोग देखते हैं कि आप जाके, मुझे याद है जो पहली फिल्म जो मैंने देखी होगी वो मेरा नाम जोकर होगी, और मेरा नाम जोकर शायद 1969 या 70 ऐसे कुछ
उस ज़माने में आई होगी, और प्लाजा करके एक हॉल जी। शायद अभी भी है वहाँ पे इलाहाबाद में, उसमें जाके देखी थी। वो 4 घंटे की फिल्म थी, तो काफ़ी मैं परेशान हो गया था। फिर राजेश खन्ना की फिल्में, अमिताभ बच्चन की फिल्में तो सब देखते ही हैं, लेकिन मुझे ये याद है कि मेरे पेरेंट्स मुझे सत्यजीत रे की एक फिल्म थी सोनार किला, वो भी विदाउट सबटाइटल, वो भी प्लाजा में आई थी सिविल लाइन में, वो दिखाने में पता नहीं क्यों ले गए। और अभी तक मुझे याद है कि उसका बहुत मेरे ऊपर काफ़ी गहरा असर हुआ था। उस फिल्म का एक बच्चे की कहानी थी, कुछ पास्ट लाइफ से जुड़ी थी। वो अपनी कुछ पेंटिंग्स बनाता रहता है जैसलमेर की, और कुछ जो हैं क्रिमिनल्स हैं कलकत्ता में, वो सोचते हैं कि यहाँ पे कोई गोल्ड खजाने मिल जाएगा, बिकॉज वो सोनार किला वो बना रहा है जैसलमेर का। तो वो लोग उसके साथ साथ जाते हैं जैसलमेर, और वो सोनार किला की कहानी, लेकिन उसका एक बहुत मेरे ऊपर एक गहरा असर हुआ। और जैसे फिर शतरंज की खिलाड़ी, तो इन फिल्मों का काफ़ी असर होता था। और मुझे याद है मैंने 75 में फिल्मों का बहुत शौक था, तो कोई भी जा रहा है तो मतलब किसी तरह जाके फिल्म देख लो। तो बहुत छोटी उम्र में मैं चला गया अंकुर देखने, श्याम बेन, और बड़ा अलग शबाना आजमी वाली जो फिल्म थी, बड़ी अलग फिल्म थी वो। तो मतलब कि आप सोचते रह जाते थे कि ये हो क्या रहा है इन फिल्मों में, और बहुत आप आके डिस्कस करते थे, और समझ में नहीं आता था क्या फ़र्क है, क्योंकि ये दिमाग में अब फ़र्क आया है कि कमर्शियल और आर्ट, उस वक्त नहीं था, वो सब फिल्में एक थी। और इसीलिए मुझे अभी भी लगता है कि ये जो इतना बड़ा जो डिवाइड है, ये किस लिए है, क्योंकि वो मेरे लिए शतरंज की खिलाड़ी जाके देखना या आराधना देखना राजेश खन्ना की, तो बराबर ही था, क्योंकि द इन्वॉल्वमेंट वाज सो डीप। तो ये सब फिल्में देखी, और जो ऑफ कोर्स जो इंग्लिश फिल्में जो आती थी, गॉड फादर, मैकेनास गोल्ड, और ये सब गुड बैड अगली, ये सब देखी। तो फिर आखिर आप दिल्ली में जामिया से निकलकर FTI चले गए, और वहाँ आपने फाइनली स्पेशलाइज किया सिनेमाटोग्राफी में। वो क्यों किया होगा? एक्चुअली जो आप फिल्मों का जिक्र कर रहे हैं, उनमें से एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी 70s में, कि श्याम बेनेगल की जैसे अंकुर आई, और उसके बाद उनकी और फिल्में आई, और फिर गोविंद निहलानी ने वो अर्धसत्य बना दी थी, और आक्रोश। तो उन फिल्मों का तो और भी ज़्यादा, बिकॉज दे वर सो डीपली रूटेड इन द सोसाइटी एंड दे आर सच पावरफुल ड्रामा, कि उनका बहुत असर हुआ था। तो मुझे ये गोविंद निहलानी साहब में बहुत एक फ़ैन फॉलोइंग टाइप की थी, और मुझे ये पता चला ये कैमरामैन भी हैं और ये डायरेक्टर भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये सीख लो, कैमरा वर्क सीख लो, शायद कभी डायरेक्शन करने का भी मतलब बाद में चांस मिल जाएगा। तो इसलिए जब मैं जामिया में पढ़ रहा था, तो एक टीचर थे ज़ुबी अमीर साहब करके, उनकी शख्सियत काफ़ी मतलब ऐसी थी कि हम लोग बहुत उनसे इम्प्रेस हो जाते थे। अभी हाल ही में उनकी डेथ हुई। जी, ज़ुबी जी, शायद मॉस्को से वो पढ़ के भी आए थे। तो उनकी ये जो बड़ी बात थी कि वो 6 साल का कोर्स करके आए थे सिनेमाटोग्राफी का, तो हम लोग उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। और मैं तो फर्स्ट ईयर में था, तब सिनेमाटोग्राफी नहीं पढ़ाते हैं, तब स्टिल फोटोग्राफी पढ़ाते हैं, ऑडियो विजुअल वगैरह। तो मैंने 1-2 बार उनको लाइटिंग करते हुए, जैसे ये एक जगह है, स्टूडियो था, छोटा सा ही स्टूडियो होता था, बड़ा स्टूडियो बना भी नहीं था जामिया में, मैंने उनको देखा। तो मैं बहुत फैसिनेट हो गया कि ये लाइटिंग की दुनिया जो है, तो मुझे लगा कि यही करना चाहिए। उसके बाद डायरेक्शन तो कर ही सकता है आदमी, आसान नहीं है, लेकिन उस टाइम ऐसा ये ख्याल आया कि अभी जाके कैमरा कर लो, बाद में डायरेक्शन तो हो ही जाएगा। सो मैंने ये कैमरा का कोर्स, और मुझे एक बड़ा फैसिनेशन था एक लाइट के साथ और एक कैमरा मूवमेंट के साथ, क्योंकि दिल्ली में भी काफ़ी फिल्में देखते थे, और वो जाके एम्बेसीज में कुरोसावा की फिल्में देखी, बर्गमैन की फिल्में देखी, मैक्स मिलर भवन में, तो थोड़ा सा एक एहसास होने लगा था कि सिनेमाटोग्राफी एक चीज़ है जिसमें ये कैमरा मूव हो रहा है, और इससे बहुत ड्रामा उत्पन्न हो रहा है। तो वो भी एक बड़ा शौक था, और मैंने सोचा बाद में डायरेक्शन तो हो ही जाए शायद। जी। अच्छा, तो आप के बैच में और कौन कौन लोग थे FTI में? FTI में एक साहब थे जो आप जिनसे शायद वाकिफ़ हों, सुशील भटनागर थे। अच्छा, नहीं जी। एक देबोले डे थे, जिन्होंने
चल के मतलब आगे चल के कमर्शियल फिल्म्स बनाई। और मुझसे 1 साल सीनियर थे रजत कपूर साहब, तो उस दौरान मेरी उनसे बहुत दोस्ती हो गई। और जो भी उनका स्टूडेंट प्रोजेक्ट होता था, हालांकि मैं 1 साल उनसे जूनियर था, मैं उनके हर प्रोजेक्ट में काम करता था या हेल्प करता था, जिस लेवल पे भी, प्रोडक्शन में चाय भी पिलाना हो, जो भी हो, वो जाके करता था। तो ऐसा कुछ सिलसिला हुआ कि जब वो पास आउट हुए, उनके साथ हमेशा से हम आज तक उनके साथ काम कर रहा हूँ, बल्कि उनके साथ एक शादी सी हो गई। तो आप समझ रहे हैं। और तो मतलब वो मेरे साथ ही करते हैं वो काम। मतलब ये उनकी खासियत है कि जिस यूनिट के साथ काम कर रहे हैं उसके साथ थ्रू आउट कर रहे हैं। तो ये वो एक इम्पॉर्टेंट डायरेक्टर थे उस ज़माने में। और मुझसे 1 साल सीनियर संजय बंसाली साहब थे, और 2 साल सीनियर राजू हिरानी भी थे, श्री राम राघवन भी थे। तो काफ़ी अच्छे लोग वहाँ पे उस ज़माने, और बहुत से टेक्नीशियंस, कैमरामैन, साउंड रिकॉर्डर जो अभी काफ़ी काम कर रहे हैं, वो लोग उस ज़माने में वहाँ पे थे। तो इस तरह आपने पास आउट किस साल में 89 में किया। 89 में किया। और तब आप लोगों को पढ़ाते कौन लोग रहे होंगे, जिन टीचर्स का नाम अभी इस वक्त आप FTI में लेना चाहेंगे? जो पढ़ाते थे टीचर्स में भी मतलब कि दे वर वेरी इंपॉर्टेंट टीचर्स फॉर अस, बट शायद इतने वेल नोन नहीं हो। तो FTI में वो सिस्टम है वर्कशॉप का, तो काफ़ी लोग बॉम्बे से आते थे जिन्होंने काफ़ी फीचर फिल्म्स करी हुई थी, और वो वर्कशॉप करते थे। तो वर्कशॉप के ज़रिए काफ़ी सिखाया जाता था वहाँ पे। तो जैसे के महाजन साहब बहुत वेल नोन कैमरामैन थे, जो मृणाल सेन के और बासु चैटर्जी के, तो वो आते थे। उनकी जैसे हमारी 1 हफ्ते की वर्कशॉप हुई। फिर AK बीर साहब जिन्होंने 27 डाउन वगैरह शूट किए, वो आए, उनकी वर्कशॉप हुई। और तो ऐसे काफ़ी अच्छे लोग आके वहाँ पे वर्कशॉप्स करते थे। डायरेक्शन डिपार्टमेंट में भी कुमार शाहनी साहब, मणिकौल साहब, ये लोग भी आते थे। पूरा एटमॉस्फेयर ही बहुत FTI का जो था बहुत सीखने वाला था। और एक थोड़ी सी एक आइसोलेशन वाली जगह थी, एक तरीके से एक फोर्ट्रेस था। क्योंकि जैसे दिल्ली में जब मैं पढ़ रहा था तो एक बहुत ओपननेस थी कि आप दिन भर जामिया में पढ़ते थे, फिर शाम को बस लेके 402 या 403 या तो कैनॉट प्लेस निकल जाएंगे या प्रगति मैदान चले जाएंगे, वहाँ पे शकुंतलम में एक फ़िल्म देखेंगे, या वहीं पे जाके कहीं रशियन कल्चरल सेंटर में एक फ़िल्म देखेंगे। तो इट वाज वेरी ओपन, दिल्ली वाज वेरी ओपन। पूना जो था, द होल लाइफ वाज कंटेन्ड इन द कैंपस। तो वो एक अजीब सी चीज़ थी, और उसकी वजह से काफ़ी एक इंटरनल ये जो होती जर्नी आदमी की शुरू हो जाती है, एंड वन गेट्स वेरी डीपली इन्वॉल्व। और जैसी फिल्में भी वहाँ पे देख रहे हैं कि आप बर्गमैन जो की फिल्में देख रहे हैं और अंतोनियोनी की फिल्में देख रहे हैं, जो एक बहुत अलग लेवल पे बात कर रही है आपसे। अंतोनियोनी की फिल्में जो है एक एग्जिस्टेंशियल, उस पे जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो था उस पे बात कर रही है। बर्गमैन की क्रिश्चियनिटी और पर्सनल मॉरल एथिकल क्वेश्चंस पे बात कर रही है। तो एक थोड़ा एक इनवर्ड वो सबके, मेरे ख्याल में सबके साथ होता है FTI में। तो वो 3 साल वैसा था कि मैं जब इलाहाबाद लौटता था अपने घर, तो मुझे अपने ही दोस्त काफ़ी दूर लगते थे, कि मुझे लगता था कि ये मटीरियलिज्म है जो बाहर की दुनिया में मटीरियलिज्म बहुत ज़्यादा है। तो आप अपने आइडियाज़ में बहुत खो जाते हैं, जब या उस ज़माने में शायद ज़्यादा खो जाते थे, क्योंकि अब तो इंटरनेट है ये वो। वहाँ पे फिर आप एक लाइब्रेरी है और एक मेन थिएटर है, पूरे दिन आप पढ़ाई करेंगे 6 से 9, आप जाके कुछ यूरोपियन या लैटिन अमेरिकन फिल्म देखेंगे। तो यूरोपियन फिल्म जो आप देखेंगे उससे आपकी रियलिटी का बहुत कम लेना देना है, लेकिन आप उसमें इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं। तो एक बड़ा अजीब किस्म का स्ट्रगल था। और शायद FTI में ये कमी थी कि
जो इंडियन सिनेमा थे उस इंडियन सिनेमा पे तवज्जो कम, ये मैं अब एक टीचर के लिहाज से ये शेयर कर सकता हूँ कि वो शायद कम तवज्जो दी जा रही थी उस वक्त, कि हफ्ते में एक दिन वो दिखाई जा रही थी, कि उसके ऊपर ज़्यादा शायद तवज्जो देनी चाहिए थी और ज़्यादा हम लोगों को स्टडी करना चाहिए। नथिंग रॉन्ग विद सीइंग रशियन सिनेमा, जापानीज सिनेमा, बट वो भी इंडियन सिनेमा भी होना चाहिए था उस ज़माने में। तो वो दौर एक अजीब सा दौर था कि, लेकिन उसमें ये अच्छा हुआ कि जो आपकी अंदर की जो फितरत है वो निकल आती है, कि आपके क्या क्या शौक़ हैं और किस तरफ आपका रुझान है, वो समझ में आ जाता है। तो जैसे कि एक लाइटिंग की तरफ, कैमरा मूवमेंट की तरफ, पेंटिंग की तरफ, म्यूज़िक की तरफ, और वो काफ़ी उसमें आप एक बुनियादी उसमें चले जाते हैं कि ये लाइटिंग कहाँ से आई, ये पेंटिंग से आई, पेंटर्स कैसे करते थे, उसमें कैसे रियलिस्टिक पेंटिंग शुरू हुई, ये सब चीज़ों में आप काफ़ी इन्वॉल्व, तो एक डेप्थ आ जाती है। शायद FTI के लोग इस वजह से मेरे ख्याल में सक्सेसफुल भी रहे कि एक 3 साल का काफ़ी लंबा एक अरसा होता है जिसमें एक शायद स्टूडेंट की एक डेप्थ, क्योंकि वो उसको छोड़ दिया जाता है वहाँ पे, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता किसी नौकरी का, वो सोचता भी नहीं है कि 3 साल बाद निकल के मैं क्या करूँगा। तो वो था एक वहाँ पे, और वो हम भी नहीं सोचते थे कि निकल के क्या करेंगे तो एक उस पर उम्मीद पे था कि हो जाएगा कुछ। हालांकि देखिएगा तो अब भी शायद कमोबेश वही परिपाटी चली आ रही है FTI में आज भी। कैंपस वैसा ही है और वैसे ही सब लोग कॉन्फाइंड हैं और वैसे ही सिलेबस है। एक चीज़ जो नई जुड़ी है वो है इंटरनेट, जो अब आपकी चॉइसेस को थोड़ा फैला देती है। जी हाँ। यही है। वरना आपने तो खुद ही कह दिया कि वो एक चीज़ पर आपकी नज़र थोड़ी सी एक शिकायत के साथ जाती रही, लेकिन ये तो सच है कि एक आर्टिस्ट के लिए, एक किसी भी क्रिएटिव प्रोसेस के लिए थोड़ी इंटरमिंगलिंग, थोड़ी एक दुनिया जो बाहर है उसमें भी देखना है। जो आप कहते हैं कि इलाहाबाद जाने पे लगता रहा कि ये तो बड़े अजनबी और हाँ, ये बड़ी एक अजीब सी बात है। ये भी एक आप कहिए कि मैंने मतलब कि ये बात करने वाली है, क्योंकि ये शायद काफ़ी लोगों के साथ हुआ कि हालांकि मुझे शौक़ था जब मैं हो गया कि मैं जाके एक नया शहर देखूं और वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, उनसे घुलूं मिलूं, कुछ समझ में आएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। मैं वहाँ के पूना के मराठी कल्चर से वाकिफ़ नहीं हो पाया, मैं यूरोपियन कल्चर से ज़्यादा वाकिफ़ हो पाया। नथिंग रॉन्ग विद दैट, दैट इज़ द वे इट वाज। तो बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि ऐसा भी शायद आर्टिस्ट के एक डेवलपमेंट के लिए वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जी नहीं, लेकिन अब चूँकि आप खुद भी पढ़ा रहे हैं और कई जगहों पर बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन में हैं, मतलब टीचिंग एंड पे, तो अब आप अपने हिसाब से सिलेबस डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसको देखते हुए जब आप अपने उन 3 वर्षों पर नज़र डालते हैं और वहाँ से कुछ सिलेबस को कैसे अनलर्न कैसे किया जाए, रीडिज़ाइन कैसे किया जाए, तो वो तो ज़रूर ही आप करते होंगे जो इसमें। लेकिन क्या होता तब कि ज़्यादा तब आपके लिए बहुत एनरिचिंग होता, आप जब सोचते हैं तो क्या पाते हैं? हाँ, मतलब उस वक्त के लिए तो शायद कहना मेरे लिए मुश्किल हो, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि शायद, या उस वक्त भी, अगर जो आप पूछना बड़ा अच्छा सवाल है ये, कि अगर मैं ये समझ सकता कि मैं कहाँ से आया हूँ, कि मैं शायद इलाहाबाद यूपी से आया हूँ, मैं किस बैकग्राउंड का हूँ और उस बैकग्राउंड में क्या कहानियाँ पनप रही हैं, क्या कहानियाँ छुपी हुई हैं। हाँ, अगर कोई मुझसे वो एक्सप्लोर करवाता, या उन सब्जेक्ट्स पे क्या फिल्में हमारे यहाँ बन चुकी हैं, तो शायद वो बड़ा अच्छा होता कि आप उस पर भी, ये सब तो देखिए जो भी यूरोपियन सिनेमा, लेकिन उस पर भी तवज्जो दीजिए, क्योंकि वो आपसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं कि आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ से आए, वहाँ की सोशियो इकोनॉमिक रियलिटी या जो भी है, सोशियो इकोनॉमिक स्पिरिचुअल रियलिटी क्या है, वहाँ पे किस तरह की कहानियाँ हैं, अगर उसके ऊपर मैं उस वक्त भी गौर करता, साथ में एंटोनियोनी और बर्गमैन भी, तो शायद मेरी ज़ुबान क्या है वहाँ की, रिलेशनशिप्स ह्यूमन बींग्स की क्या है, तो बड़ा एक शायद अलग चीज़
इन हाइंडसाइट हम ये कह सकते हैं कि हो सकती थी, और वो अभी भी मेरे ख्याल में बहुत इम्पोर्टेंट है कि पीपल फील कनेक्टेड एंड पीपल फील प्राउड अबाउट वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम इन दिस कंट्री, जिस रीजन से भी आ रहे हैं, और वहाँ की कहानी, और जहाँ मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं का हमारे यहाँ तो इंग्लिश स्पीकिंग का भी काफ़ी डोमिनेंस है। मेरे लिए थोड़ा सा एडवांटेज था कि इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा हूँ, तो वरना जो वर्नैकुलर लैंग्वेज से पढ़ के आता है उसके लिए बहुत दिक्कत होती है। इस लिहाज से एफटीआई बहुत अच्छा था, बहुत डेमोक्रेटिक और बहुत लिबरल था। वहाँ पे एडमिशन में भी उस ज़माने में थोड़ी भी वो नहीं थी कि जो इंग्लिश में ठीक से नहीं बोल सकता उसके साथ कुछ कमी हो, उसको भी एडमिशन मिल जाता था। लेकिन वो स्टोरीज और वो एटीट्यूड के आप डीप जा सकें, इलाहाबाद की मैं स्टोरीज में, इलाहाबाद के कौन राइटर्स हैं, मतलब वो जो पोइट्स हैं या जो भी हैं, वहाँ से मैं कुछ निकाल के लाऊँ, इफ़ आई वाज अ डायरेक्शन स्टूडेंट, तो बड़ा अच्छा होता। लेकिन चूंकि आपने सिनेमाटोग्राफी में ही स्पेशलाइज किया, तो अब आपके लिए सिनेमा में बेसिक टूल तो आपका कैमरा ही है, और कैमरा और लाइट्स और इमेजेस का आपका प्राइमरी कंसर्न वही है। और तब जब वहाँ से निकल कर आप अपने आप को कहिए कि बाज़ार में, जहाँ से अब आप ना सिर्फ अपना क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन ढूंढेंगे बल्कि सस्टेन करने के लिए पैसा भी और एक रास्ता, तो वो आपने कौन सा रास्ता चुना? इरफान साहब, मुझे और भी ज़्यादा वक्त के साथ यकीन होता जा रहा है कि रास्ते अपने आप से मुझे चुनते हैं। तो जैसे कि मेरा कोई इरादा नहीं था सिनेमाटोग्राफर बनने का, कि एलटीसी की छुट्टियां होती थी, मेरे फादर गवर्नमेंट कंपनी में काम करते थे, वो एलटीसी में मुझे मद्रास ले जा रहे थे दिल्ली से, उस ज़माने में चेन्नई मद्रास कहलाता था। तो हम लोग दिल्ली में रुके और उनको अपने रिश्तेदारों से मिलना था, तो वो एक कोर्स शुरू हुआ था जामिया का, मुझे वहाँ छोड़ दिया, वो चले गए चेन्नई अपनी हॉलीडे पूरी कर। मुझे थोड़ा बुरा भी लगा कि मुझे कह रहे हैं कि यार तुम यहाँ पे देखो ज़रा क्या है ये कोर्स, तो वो कोर्स मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। तो मैंने कुछ उसकी प्लानिंग नहीं की थी, उसकी वजह से और फिर मैंने जब जामिया से एफटीआई के लिए अप्लाई भी किया, तो मैंने इसलिए किया कि मैं देख के आता हूँ ये जगह कैसी है। एफटीआई के बारे में इतना सुना है, मुझे जाने का कोई भी इरादा नहीं था। मास कम्युनिकेशन में बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत दोस्तियाँ हो गई थी दिल्ली में, बहुत घूमने फिरने में, खाने पीने में बहुत ज़्यादा मज़ा था। जब हो गया तो मेरे ही साथी भी मेरे पीछे पड़ गए, यार तेरा तो हो गया, तू चला जा वहाँ पे, कहाँ एफटीआई चले जाओ। और उन्होंने मुझे कन्विंस किया धक्के, एंड दैट ऑल्सो वर्कड आउट वेरी वेल। तो जब मैं एफटीआई में पढ़ता था, मैं सोचता था कि आई विल मेक और पार्टिसिपेट इन सिनेमा विच हैज़ पॉलिटिकल रेलेवेंस एंड हेल्प इन सोशल चेंज। ये आइडिया मुझे मास कम्युनिकेशन से आया था और बरकरार था वो, क्योंकि एफटीआई में ये बात है कि हो सकता है कि आप एक टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, लेकिन आपकी ओवरऑल इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस, एजुकेशन बहुत बढ़ती रहती है। आप हर चीज़ पे, ज़्यादातर लोग हर चीज़ पे तवज्जो देते हैं। तो मुझे ये लगता था कि मैं बाहर जाऊंगा और मैं कुछ पॉलिटिकली अवेयर काम करूंगा, और ऐसी फिल्में शायद उस दौर में थोड़ी सी बनती भी थी, या डॉक्यूमेंट्रीज करूंगा। लेकिन जब मैं एफटीआई में पढ़ता ही था तो मुझे कुछ सीनियर्स ने अपने आप से ही सेलेक्ट कर लिया कि तुम आके मेरे साथ काम कर। तो उस ज़माने में मणिकौल भी आते थे पढ़ाने, और उनके कैमरामैन थे पीयूष शाह, जो मुझसे 4-5 साल सीनियर थे। तो वो लोग आए वहाँ पे, और उनकी एक वर्कशॉप थी डायरेक्शन स्टूडेंट्स के लिए, मैं भी जाता था। और मणिकौल साहब की फिल्मिंग बहुत फ़लसफ़े वाली होती थी, उसमें सब जाके एक बड़े से कमरे में प्रोफेसर की ज़मीन पे बैठ जाते थे, और एक गुरु शिष्य परंपरा में क्लास एक होती थी, और समझना काफ़ी चीज़ों को कभी कभी मुश्किल होता था, लेकिन एक बहुत ही एक्साइटिंग वाइब्रेंट एक एटमॉस्फेयर रहता था। तो वो भी बैठे हम भी जाते थे बैठने, डायरेक्शन स्टूडेंट के साथ हम भी जाते थे। बड़ा एक खुला एटमॉस्फेयर था। तभी वो सिद्धेश्वरी देवी करके एक फिल्म बना के जी, और वो बनाने जा रहे थे एक फिल्म नज़र। तो पीयूष शाह भी आए थे, उनके जो कैमरामैन थे, उन्होंने मुझसे बोला तुम राफे निकलने के बाद तुम मेरे साथ काम कर लो। तो मुझे काम ऐसे ढूंढना शायद शुरू में नहीं पड़ा, और
इसलिए आई थिंक आई वॉज स्लाइटली लकी कि कुछ काम मिलता गया ऐसे, उससे एक अलग, और वो बहुत एक अलग आर्टिस्टिक रास्ता था मणि कौल साहब का जो था, और उनका एक अलग, एक बहुत अलग नज़रिया था फिल्म मेकिंग का, और वो फिल्में क्यों बना रहे हैं, विच वॉज वेरी वेरी इंडिविजुअलिस्टिक ऑल्सो, एंड एक उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एक आर्टिस्ट की एक पोजीशन थी। तो मुझे उससे भी मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ कि वो जिस अंदाज से, क्योंकि मैं बाय नेचर एक सीखने वाला इंसान हूँ आई थिंक, मतलब कि आई एम अ लर्नर। शायद मैं इसीलिए एज अ टीचर भी मुझे लोग बुला लेते हैं, स्टूडेंट्स को भी शायद ठीक लगता है कि मुझसे सीखें, क्योंकि मैं आई एम माई सेल्फ अ लर्नर। तो मणि जी के साथ मुझे लर्निंग की बहुत गुंजाइश बहुत थी उनके साथ, क्योंकि वो हर चीज़ को क्वेश्चन कर रहे थे। एक बहुत हाईली फिलोसफिकल लेवल पे, एक मीडियम के लेवल पे कि ये फिल्म मेकिंग का मीडियम है, इसका हमें क्यों यूज़ करना है, इसका क्या मतलब है, तो वो सब चीज़ें, और क्राफ्ट के लेवल पे, तो क्राफ्ट के लेवल पे मुझे खैर उस ज़माने में क्राफ्ट के लेवल पे भी बहुत उनसे सीखने को मिला कि कैमरा मूवमेंट का क्या मतलब है, रियलिज्म इन सिनेमा का क्या मतलब है, और हम लोग जो ज़्यादातर काम कर रहे हैं वो एक रियलिज्म के उसमें है, शैली में है, और भी तरीके हो सकते हैं। तो वो सब उनसे काफ़ी, पीयूष शाह साहब के साथ काफ़ी सीखने को मिला। वो एक साथ में एक रास्ता बन गया, क्योंकि उसके बाद मैंने जो है रजत की फिल्में की, और रजत भी थोड़ा, नॉट एग्जैक्टली बट थोड़ा उस स्कूल से, ऑफ इंडिपेंडेंट सिनेमा से आते थे। अच्छा, यहाँ देखेंगे कि आपने ना सिर्फ फीचर फिल्में, बल्कि चाहे शॉर्ट फीचर हों या फिर डॉक्यूमेंट्रीज़ हों या कॉमर्शियल्स हों, मल्टी कैम सेटअप हो, शूटिंग के अलग अलग वेरीड जो एनवायरनमेंट में आपने काम किया है। एज अ सिनेमेटोग्राफर, अगर आप अपने विजुअल वर्ल्ड को बनता हुआ या बना हुआ, जाहिर है कि वो इवॉल्विंग है, लेकिन कैसे आप देखते हैं कि, क्योंकि आखिरकार कैमरे के पीछे ये डिसाइड करना कि हमें ये हिस्सा रखना है, किस तरफ से रखना है, इसको थोड़ा हमें बताइए कि आपका जो विजुअल एस्थेटिक्स कैसे फॉर्म हुआ, इवॉल्व हुआ। क्या है कि मैंने इसके बारे में बहुत, किसी वजह से बहुत गहराई में इसके बारे में सोचा, बड़ी इसमें एक जद्दोजहद और एक मेहनत भी हुई कि भाई किस तरह से लाइट, कैमरा प्लेसमेंट और मूवमेंट हो कि एक कोई अलग सी चीज़ उत्पन्न हो जाए। तो वो उसकी क्या बुनियाद है, तो उस मेरे ख्याल में सब लोगों के लिए मुख्तलिफ होगी थोड़ी थोड़ी। एक बेसिक्स तो सब एक से ही है, लेकिन तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जब मैं इलाहाबाद में था और बचपन में जो मेरी दादी, नानी या कोई बड़ी भी जो लैंड लेडी थी, जो कहानियाँ सुनाती थी, तो आप एक कहीं उतर जाते थे, और जिस दुनिया को आप जानते नहीं थे, जिस मुल्क को जानते नहीं थे, जिन लोगों को जानते नहीं थे, आप लेटे हुए हैं बाहर पलंग पे वो कहानी सुना रही हैं, और आप वहाँ चले जाते थे, और आपको वो सब दिखने भी लगता था, और यू वर टोटली एन्चांटेड इन अ वंडरस वर्ल्ड। अब वो एक बड़ी भी थी जो हमारी लैंड लेडी थी इलाहाबाद में, वो कहानी सुनाती थी, अब वो सुना रही हैं कहानी हज़रत मूसा की, और हमने 10 कमांडमेंट देखी भी नहीं कि वो कैसे रिवर पार करके गए, या जो भी कहानी सुना रही हैं, या हज़रत इब्राहिम की कहानी सुना रही हैं कि जो वो आग जो है वो गुलाब बन गई। आप लेटे हुए वहाँ पे, आपने उनको फोर्स किया कहानी सुनाने को, लेकिन जब भी वो कहानी सुना रही, वो पूरी कहानी आपके आँखों के सामने, आप वहाँ पे हो जाते थे। तो मेरे ख्याल में जो सिनेमेटोग्राफर का काम है वो भी कुछ इसी तरह का है कि कहानी में आपको ऐसा उतार दे के लुत्फ आ जाए। हाँ, और ये एक बड़ी मतलब वो कोशिश जो है बहुत सालों की है, अब जाके थोड़ी थोड़ी
मुकम्मल होना शुरू हुई है कि अब आप वो ऑडियंस को वो लुत्फ दे सकते हैं। क्योंकि अभी जैसे मैंने जो लास्ट फिल्म जो की पगलेट, तो थोड़ा सा एक ये अच्छा एक रिस्पॉन्स आता है कि लोग जो फिल्मों से नहीं जुड़े हैं, कोई ऑडियंस, कोई जानने वाला इलाहाबाद से या कहीं से अलीगढ़ से, वो कह रहा है कि इसकी सिनेमेटोग्राफी अच्छी थी, और वो सिनेमेटोग्राफी के बारे में कुछ जानता नहीं है, वो डिस्कस भी नहीं। और ऐसा नहीं है कि उसमें खूबसूरत सनसेट है या आप कोई बड़ा अच्छा लैंडस्केप दिखा रहे हैं, घर के अंदर की कहानी है, फिर भी उनको सिनेमेटोग्राफी अच्छी लग रही है, तो कहीं तो आप उनको एक उसमें ले गए एक दायरे में जिसमें वो उनको कुछ, और एक शायद उनको एहसास हो गया कि इसमें शायद सिनेमेटोग्राफर का कुछ वो है, वो योगदान है सिनेमेटोग्राफी का, तो बड़ी वो दैट इज़ वेरी हार्टनिंग। तो वो क्या चीज़ है, तो मैं ये स्टूडेंट्स को भी और वैसे भी सोचता हूँ कि वो ये चीज़ है कि हर मौके पे एक कहानी, हम तो कहानी बता रहे हैं कि एक कैरेक्टर जो है वो किसी ड्रामे से गुज़र रहा है, हाँ, किसी स्टोरी के एक मुकाम से गुज़र रहा है, तो वो आपको उसके अंदर क्या चल रहा है वो विजुअली बयान करना है। और स्टोरी में उस वक्त क्या हो रहा है वो भी बयान करना है। अगर आप वो चीज़ें आप बिना डायलॉग के और कम से कम एक्टिंग से भी कह दें तो ज़्यादा असर हो जाता है कि सिर्फ कि एक एटमॉस्फेयर है, उसमें वो बैठा हुआ है आदमी और आपको उसको पता चल गया कि इस वक्त इसकी क्या उम्मीदें हैं या इसकी क्या रंजिश है, वो सब कुछ पता चल गया। और ये एक बारीक इमोशन भी लाइटिंग और मूवमेंट से आ जाती है। तो वो कोशिश रहती है कि आप ऐसी स्किल, ऐसा क्राफ्ट हासिल कर लें किसी तरह कि ये चीज़ आने लगे, कि इस वक्त ये आदमी क्या सोच रहा है, वो आप लाइटिंग से ऑडियंस को फील होने लगे। कैमरा कहाँ लगाया है उससे इस आदमी का क्या कन्फ्यूजन है वो फील होने लगे। तो ये जब हो जाते थे इस लेवल पे, क्योंकि मैं अमेरिकन सिनेमाटोग्राफी, हमारे जब हम लोग पढ़ते थे तो सीखना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इंटरनेट नहीं थी, बुक्स भी नहीं थी, सिनेमा पे बुक्स एकदम नहीं थी। तो जो अमेरिकन सिनेमाटोग्राफर्स के इंटरव्यूज़ होते थे उनको मैं पढ़ता था, वो बहुत एडवांस थे। जैसे जिन्होंने गॉर्डन विलिस करके हैं, जिन्होंने गॉडफादर सीरीज शूट की थी, कि वो कैसे लाइटिंग करते थे गॉडफादर की, उसमें इतने बड़े बड़े स्टार्स जैसे मार्लन ब्रांडो, रॉबर्ट डिनीरो, अल पचिनो, और बहुत अंधेरे में, जो उस ज़माने में बड़ा ये गड़बड़ बात समझी जाती कि चेहरे पे लाइट नहीं मारो, लेकिन वो अपने अंदाज से करते थे और वो बहुत सक्सेसफुल हो गई वो पूरी फिल्म, और उस एटमॉस्फेयर और उस कैरेक्टराइजेशंस, क्योंकि वो कैरेक्टर लाइटिंग से बना रहे थे। तो आप कैसे मौके दर मौके पर कैरेक्टर को लाइटिंग और मूवमेंट उसमें आप ले जा रहे हो, तो एक अननोन चीज़, क्योंकि बोल जो रहा है वो तो ऑब्वियस है, एक अननोन चीज़ ऑडियंस के ऊपर वो उनको ऑडियंस को प्रभावित कर रही है। वो मेरे ख्याल में बहुत पावरफुल चीज़ है उस सिनेमेटोग्राफी की। वो एक पावर है कि आप ऑडियंस को वहाँ तक ले जाएं, एक गहरी दुनिया में, जो आप या तो दादी अम्मा की कहानी में, या जब आप बहुत इन्वॉल्व होकर पहले स्टोरी बुक्स पढ़ते थे, नॉवेल्स पढ़ते थे, डीप नॉवेल्स, वो जो एक जगह है वहाँ तक आप इमेजेस के थ्रू ले जा सकें। देखिएगा कि इसीलिए चूँकि सिनेमा एक कोलैबोरेटिव आर्ट है, इसीलिए हम देखते हैं कि लंबे समय तक डायरेक्टर्स अपने साथ एक तय या अपनी पसंद का एक सिनेमाटोग्राफर रखता है। ये चला आ रहा है दुनिया भर में, अगर आप देखें भारत में भी आपको दिखाई देता है, और अभी आपने रजत जी का जैसे कि नाम भी लिया, तो क्योंकि वो एक बराबर की जैसे साझेदारी जैसी हो जाती है कि आपको एक कहानी कहनी है, कहने के लिए जो आपका जो विजुअल पार्टनर या जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन, उसका एग्जीक्यूशन जो करेगा वो सिनेमाटोग्राफर ही है। जो बात आप कह रहे हैं उसको एक एग्जाम्पल से समझाइए कि कहानी तो लिखी जा चुकी है और डायरेक्टर ने कुछ एक सीनिक डिवाइसेस के ज़रिए उसको प्रोग्रेशन का एक ऑर्डर दिया हुआ है। सिनेमाटोग्राफर उसमें क्या करता है ऐसा कि जो एक्टर कई बार छूट छोड़ देता है
कई बार एडी छोड़ देता है, लेकिन सिनेमाटोग्राफर उसमें वो एक जादू पैदा, एक एग्जाम्पल से समझाइए। जी, अब काफ़ी लोगों ने ये नई फिल्म आई है पगलेट करके देखी है, नेटफ्लिक्स पे भी है। तो इसमें एक कहानी एक विधवा लड़की की है जो एक जॉइंट फैमिली में आती है, संध्या करके, और उसके 6 महीने में उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। और जैसे जॉइंट फैमिली में होता है, वो 13 दिन के लिए सब रिश्तेदार इकट्ठा हो गए हैं घर में, और एक वो शोक का एक पीरियड है, रिचुअल्स हैं। लेकिन ये लड़की कह रही है कि मुझे दुख नहीं हो रहा है, एंड सब तो छुपा लेते हैं, और जो रिचुअल है निभाते हैं, वो रिचुअल भी नहीं निभा पा रही है, उसके अंदर कोई ऐसी कोई ख़ास बात है। तो एक दिन उसकी मदर इन लॉ आती है, कहती है कि भाई एक फ़ाइल थी, शायद उसके हस्बैंड से कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात उन 6 महीने में नहीं थे। वो कहती है एक वो फाइल है बैंक की, वो दे देना, शायद कोई इंश्योरेंस का पेपर हो। तो वो फाइल देखने जाती है। हस्बैंड और वाइफ का एक ही कमरा है संध्या का, और जो आस्तिक जो हस्बैंड है वो गुजर चुका है। तो बड़ा वो टिपटो करके जाती है, क्योंकि वो हस्बैंड को जानती नहीं। तो हम ये दिखा रहे हैं कि जो हस्बैंड मौजूद नहीं है, जो हस्बैंड की जो कबर्ड है और जो टेबल है, वो एक अलग दुनिया है, एक ही कमरे में, इससे भी छोटा कि तो आपने वो कमरे में एक थोड़ी ऐसी जगह बनाई जिसमें घुसना भी मुश्किल है। शेल्फ लगी है, कबर्ड लगी है, टेबल लगी है। वो जाती है बहुत टिपटो करके, और बहुत टेंटेटिवली वो एक फ़ाइल खोल रही है। दूसरी फाइल गिरती है जिसमें एक दूसरी लड़की की तस्वीर गिर जाती है, जिससे उस लड़के का प्यार था। और उससे ये समझ में आता है कि शायद इनके बीच में कुछ नहीं हो सका, क्योंकि उसकी कोई और किसी और से रिलेशनशिप थी। अब हम ये चीज़ एक आप साफ तरीके से स्क्रिप्ट में ऐसे लिखी हुई है, आप इसको डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं। लेकिन जैसे हमने वो प्रोडक्शन डिज़ाइन से वो अलमारियाँ लगाई कि वो एक उसका आस्तिक का कॉर्नर है, उस लड़के का लेट हस्बैंड का एक कॉर्नर है। और एक बहुत अहम बात होती है, जब वो लड़की मिलती है संध्या को, आकांक्षा, तो वो कहती है कि योर हस्बैंड लाइक द कलर ब्लू। ये बात संध्या को बड़ी बुरी लग जाती है कि मेरा हस्बैंड, और मुझे पता नहीं कि उसका फेवरेट कलर ब्लू, तो ब्लू वॉज द फेवरेट कलर ऑफ आस्तिक। तो हमने वो पूरा जो प्रोडक्शन डिज़ाइन वाइज उसको उसमें काफ़ी ब्लू फाइल्स और ऐसे वैसे लगाए थे उसके आस्तिक के कॉर्नर में। और जो लाइटिंग भी जो मैंने की, वो उस एरिया में सिर्फ पूरा कमरा मैंने वार्म लाइट किया। तो जैसे इन्होंने ब्लू जेल लगा रखा है, तो उसकी एरिया जहाँ पे वो जाती है आस्तिक की, वो अंधेरा है ताकि मिस्ट्री हो, और ब्लू लाइट है, वो आस्तिक की लाइट है। और वो जाती है, वो खोलने की कोशिश करती है फाइल, और फाइल में से आकांक्षा की फ़ोटो गिर जाती है, और वो परेशान होके वो फ़ोटो लेके बाहर जाती। तो एक गाना है, और उसमें मतलब कि व्हाट शी डिज़ायर्ड ऑफ लव एंड व्हाट हैपेंड, वो भी मैंने वो पूरा कैमरा मूवमेंट और ब्लू लाइट में किया है। लेकिन ये ब्लू लाइट क्यों देनी, एक कलर लाइट कितने अंधेरे में देनी, किस डायरेक्शन से देनी, इससे एक जो सीन की जो वो है बुनियाद, उसकी जो उसका जो रस, उसका जो दिल है, वो साफ हो जाता है। और इस तरह वो डायरेक्टर के विजन को कभी कभी
एनरिच तो करती ही है, लेकिन डायरेक्टर का इसमें कभी ईगो भी हर्ट हो सकता है। अभी जैसे ये जो डायरेक्टर थे उमेश बिष्ट साहब, ये मेरे साथ जामिया में वो 1 साल का जो मैं पढ़ा था, तो उनको तो ये बहुत चाहिए था, उनको इसमें बहुत मज़ा आता था। बल्कि कभी कभी उनको लगता था कि यार थोड़ा सी और मेहनत कर दो, कुछ और भी इसमें कुछ और भी रस निकाल लो। तो डायरेक्टर्स को जनरली आजकल इसमें बहुत मुझे कभी कोई ऐसा डायरेक्टर मिला नहीं जिसको इन चीज़ों में मज़ा ना आ रहा हो सकता है क्योंकि लाइटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें वक्त लगता है, टाइम लगता है, तो वो वक्त से, क्योंकि भाई एक्टर्स का टाइम और प्रोडक्शन का टाइम, इस वजह से उनको वक्त से कभी कभी शिकायत हो जाती है। लेकिन एंड प्रोडक्ट एंड जो लेकिन बहुत बार डायरेक्टर्स समझ जाते हैं। अब जैसे मुझे याद है कि हासिल में जब मैंने शुरू में टिग्मांशु के साथ फिल्म शुरू की थी, तो क्योंकि आप भी उनसे वाकिफ हैं, वो भी इलाहाबाद के, तो मैंने हासिल यहाँ शुरू की। उसमें इंटीरियर के सीन जो थे इलाहाबाद में जो होने थे यहीं पे कर रहे थे, तो वो फिल्म पे होता था तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगता था, तो शायद वक्त लगा हो, तो उसने रशीद वगैरह देख के मुझे फ़ोन किया 10 दिन की शूट की, यार राफे लग तो बड़ा अच्छा रहा है यार, हाँ लेकिन यार साथ में वक्त भी बहुत लग रहा है। तो अभी वो तो उसने उस टाइम तो बोल दिया, लेकिन जब तक इलाहाबाद गए थे तो दोस्ती भी थोड़ी और बढ़ गई थी और उसने देख भी लिया था, तो उसने मतलब फिर उसको वो प्रॉब्लम हुई नहीं, वो इतनी देर तक शूटिंग करते रहो, क्योंकि फिर उसने कभी वो बोला नहीं, क्योंकि उसको ये समझ में आ गया कि इससे क्या चीज़ जो है मतलब कुछ मिल रहा है आपको। अब ये है कि आप लाइटिंग करते रहें तो उससे कुछ हासिल होना चाहिए, उससे कुछ ऐसा इजाफा होना चाहिए कि फिल्म को, ऑडियंस को मज़ा आए। वो सिर्फ अपने आप में ही हो रही है तो वो बेमाने हो जाएगी। तो एक क्वालिटी टू टाइम रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जिम्मेदारी की भी बात है ये। लेकिन जो भी डायरेक्टर है बड़ी मुश्किल से उस मुकाम तक पहुंचा है और उसने पूरी फिल्म एक किसी लेवल पे मेरे ख्याल में एक देखी हुई है। अब बहुत शायद कम लोग, हर चीज़ की परसेंट ऐसा हो सकता है कि उसको कुछ भी नहीं, लेकिन उसको एक चीज़ ये है कि यार मैं बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम सही कर दोगे ना तो मैं रोकूंगा। ये मैंने बहुत देखा है। और इस तरह की डिपेंडेंसी सिनेमाटोग्राफर पर भी बहुत, हाँ सिनेमाटोग्राफर पे भी आती है, एक्टर पे बहुत ज़्यादा आती है। कि मैंने ये देखा कि एक्टर जो है सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, लेकिन और वो डायरेक्टर भी कुछ ठीक तरीके से शायद नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन फाइनली वो थोड़ा बहुत ठीक हो ही जाता है, क्योंकि जो चीज़ वो अप्रूव करता है। क्योंकि अब देखिए जो मैं लाइटिंग एक उमेश बिष्ट साहब के लिए करूँगा, पगलेट के लिए, और जो प्रोडक्शन जिसका सीखिया फिल्म्स और बालाजी फिल्म का है, वो लाइटिंग मैं अलग तरीके से करूँगा, और एक रजत कपूर साहब के लिए करूँगा जो शायद क्राउड फंडेड फिल्म है, तो अलग करूँगा। वक्त छोड़ दीजिए, कितना वक्त लग रहा है, बजट भी छोड़ दीजिए, कि मैं अलग करूँगा। क्योंकि एक रजत की फिल्म में एक्सपेरिमेंटेशन का जो दायरा है वो ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा उसमें एडवेंचरस भी हो सकते हैं। ये तो है कि तो जो भी मैं भी डायरेक्टर को समझ के और फिल्म को समझ के और प्रोड्यूसर को भी समझ के अब तो काम करता हूँ, और ऐसा करना चाहिए मेरे ख्याल में। और फिर जैसा कि हमने शुरू में बीच में ये बात की थी कि जो आपका जो एस्थेटिक्स की आपकी जो दुनिया है उस पर कुछ आपने तो कहा ही, वो बहुत अच्छी बात थी। फिर मुझे ये भी लगता है कि कई बार प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट भी डिसीजंस बदलते हैं, पर्पस ड्रिवन भी कई बार होगा। जैसे मुझे आपका ये जो बोस वाला वो एक ऐड है जिसमें वो म्यूज़िक नोटेशंस के साथ, तो वो पूरी तरह अगर देखा जाए तो पूरी तरह नहीं तो एक मेजर कंट्रीब्यूशन सिनेमाटोग्राफर का उसमें आपको दिखाई देता है कि किस तरह आप नोटेशंस के बीच भी कैमरे को मूव करते हुए कहीं आउट ऑफ फोकस और फोकस में रखते हुए और फिर आंसू की एक बूंद का उस तरह से गिरना, तो वो एक पूरी सिनेमाटोग्राफर की ऑथरशिप जैसी उसमें दिखाई देती है। तो ये भी है शायद प्रोसेस का एक बड़ा इंटीग्रल पार्ट।
जी हाँ, वो एक मेन चीज़ है कि मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरा कोई स्टाइल ना हो। जैसे एक अच्छा एक्टर भी शायद ये चाहता है कि उसकी एक्टिंग स्टाइल ना हो, कैरेक्टर हो सिर्फ। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरा कोई अपना स्टाइल ना हो, जो कहानी हो और उसमें एकदम वो ढल जाए और ऐसा नहीं लगे। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात हो कि कोई देख के ये नहीं कहे कि ये राफे ने किया ऐसा लग रहा है, पता ना चले कि। और उसमें ऐसा हो सकता है कि कोई डायरेक्टर ऐसा आए कि वो कहे कि मुझे लाइटिंग की ज़रूरत नहीं है इसमें, तो मेरे लिए एक्टिंग वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम ऐसा शूट कर दो जिसमें एकदम भी टाइम नहीं लगे। तो मैं बहुत खुश हूँगा, लेकिन उसकी कोई तलाश होनी चाहिए, कोई आर्टिस्टिक तलाश होनी चाहिए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट। क्यों अलग अलग प्रोसेस है, इंडिविजुअलिटी है प्रोजेक्ट की, लोगों की, और वो डायरेक्टर्स, इट इज़ अ डायरेक्टर्स मीडियम आई फील मोर देन एनीबडी एल्स। तो उसकी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसके विजन के इर्द गिर्द ही चीज़ें हो सकती हैं। तो हम लोग अब करीब करीब आखिरी की तरफ बढ़ रहे हैं राफे भाई। ये कहिए कि जिस तरह से आपने अलग अलग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में काम किया, मतलब जब आपने शुरू किया होगा और अभी जिसमें कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूअस हर बदलते साल के साथ कुछ नई नई चीज़ें आती जाती है। उनको आप कैसे वो आपको कभी उनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, उस पर कुछ वैल्यू जजमेंटल होना, कुछ उससे पजल्ड होना, इस मन की क्या दुनिया है टेक्नोलॉजी के इस पूरे बदलती हुए संसार के बीच में? जब हमने सिनेमाटोग्राफी सीखी तो एक बहुत ही उसका प्रोसेस जो था बहुत डिफ़िकल्ट और केमिस्ट्री फिज़िक्स से ताल्लुक़ रखने वाला, टेक्निकली वेरी डिफ़िकल्ट, विच वन हैड टू लर्न फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। वन हैड टू बी वेरी केयरफुल कि थोड़ा भी आप कुछ गलती करें तो मतलब पूरी की पूरी रील जो है वो ख़राब हो जाएगी, और आपके पास कोई मॉनिटर भी नहीं है जो आप सिर्फ कैमरामैन ही देख रहा है, और फिर लैब में जाएगा, लैब में प्रोसेस होगा, फिर आपको 2-3 दिन बाद आपको पता चलेगा कि भाई जो शूट किया है वो सब ठीक है कि नहीं। तो कैमरामैन की उस इक्वेशन में बहुत अहमियत ज़्यादा थी। अब ये हो गया कि जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि डिजिटल दुनिया है, वो फिल्म की दुनिया, तो एमल्शन की दुनिया ख़त्म हो गई, तो उसमें सब कुछ सामने मौजूद है। तो इट इज़ बिकम मच मोर डेमोक्रेटिक and much more accessible economically also, and even otherwise for people to shoot many more films and many more program। तो पूरा डेमोक्रेटाइज हो गया है सिस्टम। लेकिन उसमें फिर ये चैलेंज आता है कि आप जो कह रहे हैं उसमें क्या ख़ास बात है। सिंप्लीफाई तो हो गया, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि सभी पोइट्री लिखने लगे, तो वैसी एक बात आ जाती है कि अब लाइटिंग भी कि ऐसा नहीं है कि जब हमने पढ़ना शुरू किया था तो लाइटें लानी पड़ती थी लोकेशन में। अब मैं जाके शूट कर सकता हूँ लोकेशन में, मुझे कोई लाइट ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं लाइटिंग क्यों कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हैं कि टेक्नोलॉजी टाइम आप कैसे उसको बैलेंस करते हैं, एंड व्हाई यू आर यूजिंग टेक्नोलॉजी। और दूसरी जो चीज़ है कि लेकिन इस हबड़ तबड़ में क्या हुआ है कि शूटिंग की डिसिप्लिन चली गई है। कि जब हम लोग बड़ा केयरफुल रहते थे, जब फिल्म पे शूट करते थे कि 2 टेक होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें सब कुछ सही हो जाना चाहिए, सबका बड़ा फोकस रहता था, डायरेक्टर का भी, एक्टर का भी। अब जो है थोड़ी सी अफरा तफरी हो गई कि आप जो है कैमरा रोल करते रहते हैं और उसमें मतलब वक्त भी चला जाता है और एक वो फोकस भी चेंजिंग दौर में। लेकिन वो उस ज़माने का एक एक्साइटमेंट था, हो सकता है वो मेरा हम लोगों का नॉस्टैल्जिया हो कि कुछ मैजिकल हो रहा है इस ब्लैक बॉक्स के अंदर, जो 2-3 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद या 1 महीने के बाद पता चलेगा। वो डिजिटल में वो नहीं है कि, बट बहुत ज़्यादा ओपन हो गया है कि आप अपने इमेजिनेशन से कुछ भी जो करना चाहें वो आप कर सकते हैं। जो तो डायरेक्टर्स जिनको तो आप जानते हैं, जो आपको जानते हैं, उनके बीच तो आपस में बॉन्डेज अलग तरह का है। जब कभी ऐसे किसी नहीं जानने वाले या नए डायरेक्टर की तरफ से आपको किसी काम में रोप इन किया जाता है या ऑफ़र आता है,
तो आपका क्या प्रोसीजर, आपका अपना तरीका क्या है कि आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, फिर कैसे कैसे वो प्रोग्रेस करता है? एक्चुअली दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं कि एक तो स्क्रिप्ट क्या है कि वेदर यू रिलेट टू द स्क्रिप्ट, और दूसरी चीज़ अब जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो आपको काफ़ी वक्त गुजारना पड़ता है सेट पे, काफ़ी प्रेशर में 2 महीने की शूटिंग है, प्री प्रोडक्शन है, पोस्ट, तो लोग कैसे हैं एक ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है कि विल यू गेट अलॉन्ग विद द पीपल यू आर वर्किंग, और मतलब कि आपकी कोई किसी तरह की हारमनी और किसी तरह की एफिनिटी है जिन लोगों के साथ काम कर, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। और कई बार आपकी कोई ऐसी दुनिया जो नहीं देखी हुई दुनिया है, आप प्रिडोमिनेंटली आपके विजुअल वर्ल्ड का पार्ट नहीं है वो इमेजरी, और ऐसा कोई काम जब आता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं या उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं? ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपके पास कोई चैलेंजिंग चीज़ आ जाए तो आपको हो सकता है कभी ये भी लगे कि थोड़ा यू कैन फील थ्रेटेंड ऑल्सो कि यार ये क्या चीज़ है, ये तो मैंने कभी की नहीं और इसको मैं कैसे हैंडल करूँगा। तो बट मैं जैसे मैंने आपसे कहा कि बाय नेचर आई एम अ लर्नर, यू नो, तो हमेशा मुझे लगता है कि इसको यार क्या चीज़ होगी इसमें, थोड़ा सा और लोगों ने कैसे किया देख लो, रिसर्च कर लो, फिर जाके उसको क्योंकि है तो एट द एंड ऑफ द डे आपको एक विजुअल कम्युनिकेशन करना है, एंड विद इन दैट विजुअल कम्युनिकेशन आपको एक नैरेटिव डालना है, मोमेंट टू मोमेंट, शॉट टू शॉट एक नैरेटिव डालना है, जाके एक पूरा एक फाइनली एक पूरा एक मुकम्मल नैरेटिव तैयार हो। तो हर फिल्म में, फिक्शन फिल्म में, शायद डॉक्यूमेंट्री में भी एक यही चीज़ है कि कैसे आप मोमेंट टू मोमेंट आप ऑडियंस को ग्रैस्प कर रहे हैं, तो वो चीज़ सेम हो जाती है। लेकिन ये अच्छा सवाल है कि जब आप के ऊपर कोई चैलेंज आता है तो आप पहले थ्रेटन फील करेंगे, फिर आप उसके बाद आप उस पर रिसर्च करें तो सब वो सॉल्व हो जाता है। जी हाँ। तो राफे भाई, आपसे ये भी जानना दिलचस्प होगा कि जिन सिनेमाटोग्राफर्स का काम आपने भारत में और विदेशों में देखा, उनमें कौन ऐसे लगते हैं कि हाँ वो है काम, वहाँ पहुँचना है, ऐसा कुछ करके? जैसे मैंने आपको बताया कि जिनसे मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर था उनके चीज़ों के करने के तरीके से, वो गॉर्डन विलिस, उनको हॉलीवुड में प्रिंस ऑफ डार्कनेस भी कहते हैं, वो कैमरामैन थे जिन्होंने तीनों गॉडफादर और बहुत सी वुडी एलन की फिल्में शूट की, तो वो थे। और एक स्टोरारो करके एक कैमरामैन है जिनका भी बहुत कलर्ड लाइट्स वो यूज़ करते हैं, तो उनके काम से मैं बहुत मुतासिर रहा हूँ। इंडिया में भी बहुत मुझे तो लगता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो मैंने किसी से सीखा ही है, वो एक नॉलेज है जो पास ऑन होती रहती है जनरेशन टू जनरेशन। तो जो सीनियर कैमरामैन है, वी आर ऑलवेज इंडेटेड टू देम, जैसे कि द्वारका दिवेचा साहब हैं जिन्होंने शोले शूट की, बहुत सी फिल्में शूट की, फली मिस्त्री साहब हैं, और जो सबसे ख़ास जिन हैं दो लोग हैं, एक तो वी.के. मूर्ति साहब जो गुरुदत्त की फिल्में जिन्होंने की, और ऑफ कोर्स सुब्रतो मित्रा साहब जिन्होंने सत्यजीत रे की शुरू की सारी फिल्में की। तो इन लोगों का बहुत ज़्यादा मतलब सब सिनेमाटोग्राफर्स के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा वो है कि हमारे एहसान है, मतलब कि बहुत मुश्किल दौर में उन्होंने बहुत सी चीज़ें करके मतलब हम लोगों के लिए आसान कर दिया करना अपना काम। जी। और जो सेट्स पर जो आपने इतने बरसों में आपने बदलता हुआ माहौल देखा है, ख़ास तौर पर जो तो पर्दे के सामने हैं और प्रिविलेज लोग हैं, उनका अपना एक अलग उनकी दुनिया है। इसके अलावा टेक्नीशियंस बहुत ऑड सर्कमस्टांसेस में काम करते हैं। मुझे क्या लगता है कि बहुत जो एक वो ये मटीरियलिस्टिक दौर हो गया है, और मुझे बड़ा एक सरप्राइजिंग लगता है कि जो सेट पे जो लोग हैं, जैसे आज मैं आपके यहाँ जो आए जो पंडित जी हैं, तो पंडित जी से मुझे मिल के अच्छा लगता है, क्योंकि पंडित जी शायद 50 से ऊपर के हैं,
तो वरना सेट पे बहुत यंग लोग दिखते हैं, क्योंकि जिस तरह का ये काम है और जिस उसमें 14 घंटे शूटिंग हो रही है, 12 घंटे शूटिंग हो रही है, और एक लाइट जो लोग लाइटमैन हैं, वर्कर्स हैं, उनको मतलब सुबह जाके लाइट्स लोड करना, उनके लिए पूरा ये 16-18 घंटे का दिन हो सकता है। तो बहुत यंग लोग रह गए हैं। तो ये एक अलग सी चीज़ है, थोड़ा सा इम्पर्सनल हो गया है। और पहले जब मैं आया था तो काफ़ी पर्सनल था कि कुछ लोग होते थे, सब उनका यूनिट में भी काफ़ी एक बॉन्डिंग सी हो जाती थी कि आप सबको जानते थे, सबके नाम से वाकिफ़ थे। जैसे मुझे अभी तक याद होगा कि जो मैंने नज़र जैसे जो मैंने फिल्म की थी, तो उसमें कौन के लाइटमैन थे, कौन कैमरा अटेंडेंट थे, अभी तक मुझे याद होगा। सारे लोगों के जो 25-30 लोग जो काम कर रहे होंगे उनके, अब वो धीरे धीरे वो बहुत वो हो गया है फंक्शनल। और आई थिंक जाहिर है कि दौर ऐसा है तो मनी बेस्ड हो गया है कि टेक योर मनी एंड गो बैक होम। शायद आई थिंक मे बी यंग पीपल गेट पेड मोर, तो इस वजह से वो काम करते हैं। बट ये बात आई एग्री विद यू कि वो जो एक पहले एक यूनिट की कोहेसिवनेस जो थी वो नहीं रही है। और राफी भाई, आप इस काम को करते हुए, जिसको आपने चुना है, करते हुए और कर रहे हैं, इससे जो आपको सेटिस्फैक्शन है वो तो बहुत एक इंटेंजिबल चीज़ है, लेकिन जो पैसा वगैरह आपके हाथ में आता है उसको लेकर आप कितने पजेसिव और किस तरह की आप शख्सियत हैं कि आप बहुत घूमने टहलने, खर्च करने, एकोमोलेट करने, कैसे आदमी हैं आप? मेरे ख्याल में मेरी जो फैमिली है, ये फैमिली से शायद आता है। तो दे वर नॉट वेरी केयरफुल अबाउट मनी, दे वर सैलरीड पीपल, इवन माय ग्रैंडफादर वाज अ प्रोफेसर। तो सेविंग का हम लोगों के यहाँ वो नहीं है, तौर तरीका नहीं है अब। लेकिन अब धीरे धीरे ये जो दुनिया है इसमें, और मेरा जो पेशा है जिसमें सैलरी में आप नहीं है और कोई इसमें प्रोविडेंट फंड या वो नहीं होगा, पेंशन नहीं होगी, तो वो जिम्मेदारी अब कुछ 2-3 साल से ज़्यादा मतलब सताने लगी है। तो इसलिए उसकी तरफ थोड़ी सी तवज्जो दी जा रही है। वरना नेचुरल जो एक होता है ना कि आप यू आर केयरफुल अबाउट मनी, वो मेरे अंदर वो चीज़ है नहीं। वो कि बीइंग, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ लेविश हैबिट्स हैं या घूमना फिरना या स्पेंड थ्रिफ्ट, लेकिन वो भी मतलब मनी इज़ नॉट द मनी, ऐसा है नेचुरली कि मनी कुड नॉट बी द फोकस, समथिंग एल्स वाज द फोकस। ये एक नेचुरल चीज़ थी। इसको थोड़ा ऐसे भी अप्रोच करें कि जब आप कोई एक शेड्यूल पूरा कर लेते हैं और अगले का इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो बीच के टाइम को आप कैसे गुजार रहे होते हैं और कौन से शौक़ की चीज़ें हैं जो कर रहे होते हैं? हाँ, तो जो बीच का जो वक्त है वो ये ज़रूरी है कि दोस्तों से मिलने में और मीटिंग्स में और पढ़ने लिखने में, म्यूज़िक सुनने में, इन सब चीज़ों में ज़्यादा गुजर जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा घूमने फिरने का, एक नेचुरल जो होता है वो है कि आप 2 साल में एक बार कहीं छुट्टी पे चले गए। तो ऐसा वो नहीं है कि बीच में कुछ ऐसा करना है, क्योंकि लगता है कि जो शूटिंग के बीच में पीरियड है उसमें भी काम चल रहा है कुछ ऐसी। ये आपने इम्पोर्टेंट सवाल पूछ लिया, मैं सोचूंगा कि बीच के वक्त में क्या किया जाता है, उसमें भी लग रहा है काम चल रहा है। तो आप ग्रो करते रहते हैं, आप सोचते रहते हैं। और जैसे मैं आपको बता रहा, मुझे ये जब मैं आया था तो भी मुझे, जैसे गोविंद निहलानी साहब से मैं बहुत मुतासिर था, तो मैं सोचता था कि डायरेक्शन करूं। तो मुझे अभी भी वो एक है कि जो अपनी जो कुछ बात कहनी है कभी डायरेक्ट करके कहो, तो एक वो एक ख्वाहिश है। तो मैं बीच में कोशिश करता हूं कि स्क्रिप्ट लिख लूं जो, और सिर्फ अपने अंदर की ही बात उसमें बात करूं, क्योंकि आप सिनेमाटोग्राफी एट द एंड ऑफ द डे आप किसी के लिए कर रहे हैं। जो आपको जो अपनी बात अंदर से
जो कहानी है वो एज अ डायरेक्टर ही कह सकते हैं, और बेहतर ये हो कि आप अपनी स्क्रिप्ट लिखें। तो मेरा थोड़ा सा उस तरफ भी वो है कि कोशिश है कि शायद मैं कर सकूं। तो हम लोग करीब करीब बातचीत के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप अपने देखने वालों को, जिन्होंने आपका काम बरसों से देखा हुआ है, एज अ सिनेमाटोग्राफर आप उनको कुछ कहना चाहते हैं कि जो भी आप कहते हैं वो आप तो अपने कैमरे के ज़रिए ही कहते हैं, लेकिन अभी मौका है कि आप ज़बानी आप कुछ अपने लिसनर, अपने व्यूअर से कह सकते हैं। मेरे ख्याल में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने बड़ा एक अजीब सा सवाल कर लिया। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि जो भी फिल्म देखें, मेरी फिल्म नहीं, जो भी फिल्म देखें उसके बाद ये सोचें कि इसमें कैमरा का क्या, मैं जनरल ऑडियंस जो कि भाई इसमें कैमरा ने क्या किया उसके बारे में थोड़ा सा गौर करें। क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे फादर मुझे फिल्में दिखाने ले जाते थे और मैं क्लास 5th या 6th में था, मुझे डे ऑफ द जैकल दिखाने वो ले गए। जब मेरे पास बैठे थे तो कैमरा गाड़ी में लगा था और गाड़ी जा रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो कैमरा गाड़ी में लगा है और लग रहा है हम ड्राइवर जो देख रहा है वही देख रहे हैं। तो मुझे समझ में आया, अच्छा अरे ऐसा भी हो सकता है। तो अगर ऑडियंस थोड़ा सा ये सोचे कि इसमें सिनेमाटोग्राफी का क्या रोल है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है सिनेमाटोग्राफी लोगों को इतना आसानी से समझ में नहीं आता है। शायद मेरे पेरेंट्स को भी नहीं समझ में आता कि ये करते क्या है। तो वो थोड़ा सा अच्छा हो कि वो सोचें कि इसमें क्या सिनेमाटोग्राफी का रोल है। बस यही, मतलब इसको अगर मैं अपनी तरफ से कहूँ तो ये कि अभी आपके पास एक मोबाइल होता है जिसमें कैमरा होता है, अगर मैं उसका कैमरा ऑन करके कहीं पर भी एम कर दूं तो वो तो एक फिल्म उतनी रोल कर ही देगा। जी। तो ये तो हुआ एक पर्पसलेसली किसी चीज़ को एम करना, लेकिन जब एक सिनेमाटोग्राफर कुछ करेगा तो उसके पीछे एक प्लानिंग और एक विजन के साथ करेगा। जी। क्योंकि ये बात है कि जो भी सिनेमाटोग्राफर कर रहा है तो उसकी बहुत लंबी सोच है उसके पीछे, और जैसे जैसे उसका तजुर्बा बढ़ता जा रहा है तो वो सोच हर मौके, उसके हर अंदाज में, हर शॉट में वो सोच जो है वो आती रहेगी, लंबे अरसे की सोच। तो जैसे कि किसी को एक कहानी नहीं, एक्चुअल वाकया है कि पिकासो कुछ बना रहे थे रेस्टोरेंट में बैठ के, फिर उन्होंने शायद वो जो बना रहे थे वो फेंक दिया उन्होंने नीचे। तो एक लेडी बैठी थी, उसने आके उठा लिया और बोला कि कैन आई टेक दिस, तो उन्होंने कुछ अटपटे पैसे मांग लिए। तो उन्होंने, लेडी ने बोला कि why are you asking for so much money? It took you 2 minutes to make it and then you have thrown it. उसने कहा it's not 2 minutes, it is 40 years of what I have learnt and done. So that is there. I mean कि I just did it like that. तो you know the value of, तो ये होता है कि जो भी क्राफ्ट पर्सन होता है तो मेरे ख्याल में उसका बहुत लंबा अरसा होता है। और जैसे मुझे इरफान खान साहब ने एक बार बोला था, मैं उनसे मिलने गया था कि मैंने उनके लिए कुछ शूट किया था, स्टार बेस्ट सेलर, वो डायरेक्ट भी कर रहे थे। तो मैंने कहा तुम्हें डायरेक्शन नहीं करनी फिर? तो कहने लगे नहीं, अब तो यार मज़ा आने लगा है। अब ये 7-8 साल पहले की बात है, अब तो मज़ा आने लगा है। तो मतलब मुझे लगा कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि जो क्राफ्ट जो उन्होंने हासिल की और जो सीखी, अब वो उस दायरे में है, उस रेंज में है कि उसका मज़ा आने लगा है कि कुछ भी हो सकता है। तो ये है कि आप काफ़ी दिन काम कर लेते हैं और अगर आप इंजॉय कर रहे हैं, आप इन्वॉल्व हैं और यू हैव बीन लकी कि यू हैव वर्कड विद गुड पीपल, तो आप इंजॉय भी करने लगते हैं काम को अपने। तो बहुत बहुत शुक्रिया राफ़े महमूद, आप हमारे लिए आए और इतना वक्त हमारे साथ गुजारा, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू में आज हमारे साथ थे जाने माने सिनेमाटोग्राफर राफ़े महमूद। कुछ कहना चाहते हो आज के इस एपिसोड के बारे में तो आप हमें लिख सकते हैं guftgu@rekhta.org पर।